हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेज। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कंक्रीट की। तो आप दो टाइप में प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जब आप कंक्रीट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो जो फ्रेश कंक्रीट होती है वो कंक्रीट जब हार्ड नहीं होती उस समय फ्रेश होती है, उसको आप कहते हैं वो प्लास्टिक स्टेज कंक्रीट। ठीक है? तो जब आपकी कंक्रीट प्लास्टिक स्टेज में होती है मतलब फ्रेश कंक्रीट होती है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट होती है, उसको आप कहते हैं प्लास्टिक स्टेज कंक्रीट। तो उसमें क्या क्या कंक्रीट की प्रॉपर्टीज हैं वो आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब आपकी कंक्रीट हार्ड हो जाती है तो हार्ड स्टेज में कंक्रीट की प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आते हैं वो प्रॉपर्टीज आप डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो देखते हैं कि क्या क्या प्लास्टिक स्टेज में प्रॉपर्टी होती है। तो पहली जो प्रॉपर्टी मिलती है दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो कंक्रीट है उसमें कितनी एबिलिटी है फ्लो होने की। तो जितना ज़्यादा आप उसमें वाटर कंटेंट ऐड करेंगे उतनी ही ज़्यादा कंक्रीट में एबिलिटी होगी फ्लो होने की। यानी कि वाटर कंटेंट या फाइन एग्रीगेट जितने फाइन मिक्सेस होंगे उससे कंक्रीट की एबिलिटी फ्लो होने की उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कंसिस्टेंसी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो देख लीजिए, कंसिस्टेंसी ऑफ अ कंक्रीट मिक्स इज अ मेजर ऑफ स्टिफनेस और स्लोपीनेस और फ्लूइडिटी ऑफ द मिक्स। मतलब ये स्टिफनेस भी बता रहा है कितनी स्टिफ है, स्लोपी है कितनी ज़्यादा स्लोपी यानी कि फ्लो हो सकती है, या फ्लूइडिटी एक ही बात है कितना इजीली जो है आपकी कंक्रीट फ्लो हो सकती है, वो प्रॉपर्टी कंसिस्टेंसी कहलाती है। अगर आप फॉर इफेक्टिव हैंडलिंग की बात करें, प्लेसिंग की बात करें एंड कॉम्पैक्टिंग दी कंक्रीट, कंसिस्टेंसी मस्ट बी सेम फॉर ईच बैच। मतलब कभी भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं कंक्रीट के साथ, या तो उसको हैंडल कर रहे हैं, उसको कहीं प्लेस कर रहे हैं या कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उसकी कंसिस्टेंसी सेम होनी चाहिए। क्लियर है? उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू मेजर कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट एट रेगुलर इंटरवल्स। इसीलिए कंसिस्टेंसी को आप टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए जिससे आपको पता रहे, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर एग्जैक्ट रहेगी तभी आपकी जो कंक्रीट में स्ट्रेंथ है वो भी प्रॉपर मिल पाएगी। तो स्लम टेस्ट जो है बहुत सुइटेबल मेजर है कंसिस्टेंसी चेक करने का। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपको मिलती है दैट इज वर्केबिलिटी। देखिए, कंसिस्टेंसी क्या है कि कितना इजीली आपकी कंक्रीट में फ्लूइडिटी है, और वर्केबिलिटी का मतलब है कि वो कंक्रीट मिक्स की वो प्रॉपर्टी कि जिसको आप कंक्रीट को इजीली प्लेस कर पाएं, इजीली मिक्स कर पाएं, कॉम्पैक्ट कर पाएं और फिनिश कर पाएं विदाउट सेपरेशन ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब जो भी आपस में एग्रीगेट्स हैं, कोर्स एग्रीगेट हैं और फाइन एग्रीगेट हैं, इन सब का आपस में सेपरेशन ना हो, ये अलग अलग ना हो जाए। तो उनके बिना बिना सेपरेशन के अगर आप कितना इजीली मिक्स, प्लेस, कॉम्पैक्ट और फिनिश कर पा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है वर्केबिलिटी। क्लियर है? तो प्लास्टिक स्टेज में कंक्रीट की एक प्रॉपर्टी है वर्केबिलिटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप कंक्रीट में क्या मिक्स कर रहे हैं, सीमेंट मिक्स कर रहे हैं, सैंड मिक्स कर रहे हैं, एग्रीगेट मिक्स कर रहे हैं और वाटर मिक्स कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जो एग्रीगेट है, सीमेंट पार्टिकल्स हैं, सैंड पार्टिकल्स हैं, इनका वेट जो है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी इनका वेट ज़्यादा होगा वाटर के कंपैरेटिवली। तो जब आप कंक्रीट को प्रिपेयर करते हैं तो सपोज इसमें वॉइड्स होते हैं, इसमें वाटर फिल होता है। क्लियर है? तो जब आप कंक्रीट को कुछ टाइम बाद आप देखेंगे ये अपने वेट से क्या होते हैं, सेटल होते जाते हैं पार्टिकल्स। जब ये सेटल होते जाएंगे तो फाइनली ये वाटर क्या होगा, ऊपर सरफेस पे आता रहेगा। तो ये जो सरफेस पे वाटर आ जाता है, ये प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है ब्लीडिंग। क्लियर है? और ये जो वाटर होता है जो सरफेस पे आ जाता है, इसको आप ब्लीड वाटर कहते हैं। तो ये वाटर क्या होता है, ये इवेपोरेट भी हो सकता है, ये वाटर जो है रिमूव हो सकता है, कहीं भी अलग चला जाए। तो ये जो प्रॉपर्टी है, जब आपकी कंक्रीट पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल होते हैं, उनकी वजह से जो वाटर है वो सरफेस पर आ जाता है, फ्लो होने लगता है, तो वो प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है ब्लीडिंग। तो ये आपकी फ्रेश कंक्रीट में ही मिल पाएगी प्रॉपर्टी, क्योंकि जब तक प्लास्टिक स्टेज में है, वाटर कंटेंट है, कंक्रीट पार्टिकल्स वगैरह है, सब प्लास्टिक स्टेज में ही है। तो सीमेंट एंड एग्रीगेट पार्टिकल्स हैव डेंसिटीज अबाउट 3 टाइम दैट ऑफ वाटर, यानी वाटर से 3 टाइम ज़्यादा डेंसिटी होती है। तो अगर आप फ्रेश कंक्रीट में बात करें
तो वो क्या होते हैं, वो टाइम टू टाइम सेटल होते जाते हैं और डिस्प्लेस करते रहते हैं मिक्सिंग वाटर को, यानी कि जो वाटर उनके अंदर मिक्स किया है उसको हटाते रहते हैं अपनी जगह से, जो कि वो वाटर क्या करता है, माइग्रेट कर जाता है, यानी कि मूव हो जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो टॉप सरफेस पे कंक्रीट की कलेक्ट हो जाता है। क्लियर है? तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट है मिक्सिंग वाटर का, इसको कहते हैं ब्लीडिंग। और ये जो वाटर है जो सेपरेट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंक्रीट से, यहाँ पे रेस्ट ऑफ द कंक्रीट है, तो उसको कहते हैं वाटर को ब्लीड वाटर। तो ये प्रॉपर्टी आपकी प्लास्टिक स्टेज में मिलती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज प्लास्टिक श्रिंकेज। तो प्लास्टिक श्रिंकेज का मतलब वही है कि जब आपके ब्लीडिंग की प्रॉपर्टी अगर अकर होती है, क्लियर है, तो ये वाटर रिमूव होके बाहर चला जाएगा। तो अगर ये वाटर जो ऊपर आ गया, या तो ये इवेपोरेट हो गया या ये रिमूव हो गया किसी की, या कोई एग्रीगेट्स या कोई भी ऐसा वुडन ब्लॉक है जिसके ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया, तो फाइनली क्या होगा, ओवरऑल कंक्रीट का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, फाइनली इस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्लास्टिक श्रिंकेज, यानी जो प्लास्टिक स्टेज में जो कंक्रीट है वो श्रिंक हो गई थोड़ी, तभी वॉल्यूम कम हो गया, तो ये प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है प्लास्टिक श्रिंकेज। इफ वाटर इज रिमूव फ्रॉम कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, जो कॉम्पैक्टेड कंक्रीट जब आप जैसे कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो वाटर क्या होगा, रिमूव होके बाहर आ जाएगा। तो बिफोर इट सेट्स, जब आप इसको सेट होने से पहले कॉम्पैक्ट करते हैं कंक्रीट को, तो जो वॉल्यूम होता है कंक्रीट का वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है बाय द अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव। जितना वाटर रिमूव होगा उतना ही कंक्रीट का जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो वॉल्यूम रिडक्शन है इसको कहते हैं प्लास्टिक श्रिंकेज। वाटर में बी रिमूव फ्रॉम प्लास्टिक श्रिंकेज बाय इवेपोरेशन, या तो इवेपोरेट हो गया वाटर, भाप बन के ऊपर उड़ गया, या और बीइंग एब्जॉर्ब बाय ड्राई सरफेस, या तो ड्राई सरफेस ने एब्जॉर्ब कर लिया, या फिर ऐसा हुआ कि जो सॉइल है, ओल्ड कंक्रीट है या ड्राई वुडन ब्लॉक है, इनने एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसकी वजह से किसी भी रीजन की वजह से वाटर रिमूव हुआ, तो फाइनली वॉल्यूम कंक्रीट का कम हो गया। उस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्लास्टिक श्रिंकेज। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है स्लम्प लॉस। ये भी आपकी प्लास्टिक स्टेज में कंक्रीट की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। स्लम्प लॉस का मतलब है कि फ्रॉम द टाइम ऑफ मिक्सिंग फ्रेश कंक्रीट ग्रेजुअली लूजेस कंसिस्टेंसी। जैसे कि आपने सपोज मिक्सिंग के टाइम से अगर आप बात करें, आपने कंक्रीट को प्रॉपरली मिक्स कर दिया, उसके बाद आपने देखा कि धीरे धीरे कंसिस्टेंसी इसकी रिड्यूस होती आ रही। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ वाटर है या तो इवेपोरेट होने लगा टाइम के साथ, टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेट हो गया, या जब कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो वाटर रिमूव हो गया, किसी सरफेस ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसकी कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी। तो जब आप स्लम्प टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो फाइनली क्या होगा कि ये जो कंक्रीट है आपकी, ये थोड़ी हार्ड होने लगेगी। जब ये कंक्रीट हार्ड हो जाएगी तो फाइनली क्या होगा, जो स्लम्प की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि दिस गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम्स ओनली इफ कंक्रीट बिकम्स टू स्टिफ। ये तब प्रॉब्लम आती है जब कंक्रीट बहुत स्टिफ हो जाती है, हैंडल करने में, प्लेस और कॉम्पैक्ट प्रॉपरली करने में बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है। तो जो स्लम्प में लॉस होता है कंक्रीट में, फॉलोइंग रीजंस की वजह से होगा। अब जब स्लम्प की वैल्यू इतनी मिलने वाली थी, अब क्या होगा, थोड़ी कम मिलेगी क्योंकि कंक्रीट आपकी हार्ड हो चुकी है। तो ये किसकी वजह से स्लम्प लॉस हो रहा है? पहला तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, या तो बहुत ज़्यादा हीट निकल गई, सीमेंट का हाइड्रेशन हो गया, वो वाटर यूज हो गया वहाँ पे, या लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, या तो इवेपोरेशन से वाटर लॉस हो गया, या आपका जो ड्राई एग्रीगेट्स है उनने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, या फिर ऐसी सरफेसेस आ गई बाई सरफेस इन कांटेक्ट विद द कंक्रीट, जो कंक्रीट के साथ कांटेक्ट में सरफेस है उनने वाटर को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर है? तो इसकी वजह से ओवरऑल आपकी कंक्रीट थोड़ी हार्ड हो गई, स्टिफ हो गई और स्लम्प की वैल्यू कम हो गई, यानी स्लम्प में लॉस हो गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो प्लास्टिक स्टेज में आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट कंक्रीट इन हार्डेंड स्टेज। यानी कि जब आपकी कंक्रीट हार्ड हो चुकी है, प्रॉपरली सेट हो चुकी है, तो उसके बाद आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। तो पहला जो टर्म आता है दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है कि व्हेन वी रिफर टू कंक्रीट स्ट्रेंथ, जब आप कंक्रीट स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंक्रीट है वो कंप्रेशन में तो स्ट्रांग होती है लेकिन वीक होती है टेंशन में और बेंडिंग में। तो जब भी आप स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही मिलेगी। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है कि आप किस टाइप का या कितने अमाउंट में सीमेंट यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट में। क्योंकि अगर अच्छे ग्रेड का या अच्छे अमाउंट का सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाई वाटर सीमेंट रेशियो मिक्सिंग मेथड।
वाटर सीमेंट रेशियो पर भी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा है तो फाइनली इसमें वाटर सीमेंट के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर वाटर सीमेंट रेशियो कम है, वाटर सीमेंट रेशियो कम होने का मतलब है कि वाटर और सीमेंट में जो रेशियो है, सीमेंट कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा होगा, तभी इसका रेशियो थोड़ा कम है। मीन्स क्या हुआ, जितना ज़्यादा सीमेंट है उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा रहेगी। तो ये वाटर सीमेंट रेशियो पर भी डिपेंड करता है और सीमेंट की क्वांटिटी और सीमेंट के टाइप पर भी डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हार्डन कंक्रीट में देखने को मिलती है वो है क्रीप। क्रीप का मतलब होता है कि जब जैसे कंक्रीट है, कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये कंक्रीट आपने जो है हार्ड हो चुकी है, आपने सपोज सेट कर दी, तो अगर आप इसमें देखें कि सपोज इसमें कोई भी लोड लगा हुआ है, जैसे अगर आप सीलिंग की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि ये सीलिंग है, ये अपने में क्या है कि ओवरऑल इसमें सपोज कोई फैन वगैरह लगा है, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट लोडिंग है। तो अगर कांस्टेंट लोडिंग काफी लॉन्ग टाइम तक लगी रहती है तो उसकी वजह से कुछ डिफॉर्मेशन हो जाता है हल्का सा, तो जो डिफॉर्मेशन हो जाता है उसको कहते हैं क्रीप। तो ये प्रॉपर्टी आपको हार्डन कंक्रीट में ही मिलेगी, जैसे कि डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर अंडर सस्टेन्ड लोड इज डिफाइंड एज कंक्रीट क्रीप। यानी कि जो भी सस्टेन लोड है, यानी कांस्टेंट लोड के अंडर में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है कंक्रीट का, उसको कहते हैं कंक्रीट क्रीप। लॉन्ग टर्म प्रेशर और स्ट्रेस ऑन कंक्रीट कैन मेक इट चेंज शेप। यानी कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म प्रेशर लग रहा है, काफी लॉन्ग टाइम तक सेम प्रेशर और स्ट्रेस लग रही है कंक्रीट पर, तो वो क्या करेगी, उसके शेप को चेंज कर देगी, थोड़ा सा डिफॉर्म कर देगी स्ट्रक्चर। तो ये जो डिफॉर्मेशन होता है यूजली अकर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो उसी डायरेक्शन में तो डिफॉर्मेशन होता रहेगा। अब इस डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो ये डिफॉर्मेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो डिफॉर्मेशन जो यूजली होता है इन द डायरेक्शन द फोर्स इज अप्लाइड, यानी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट जो टर्म आता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी भी हार्डन कंक्रीट की एक प्रॉपर्टी है कि ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि कितने साल या कितने टाइम तक आपका स्ट्रक्चर जो है चल सकता है, वर्क कर सकता है। तो ड्यूरेबिलिटी माइट बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू मेंटेन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ओवर एंड एक्सटेंडेड सर्विस लाइफ। यानी जो सर्विस लाइफ है उसमें वो कितना परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, यानी कितने टाइम तक वर्क कर रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो डिज़ाइन सर्विस होती है मोस्टली बिल्डिंग्स की, वो ऑफन जो है वो 30 ईयर्स होती है सर्विस लाइफ, लेकिन फिर भी आपका स्ट्रक्चर 50 से 100 साल तक चल जाता है। क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है ड्यूरेबिलिटी, यानी कितना लॉन्ग टाइम तक आपका स्ट्रक्चर वर्क कर सकता है, ये आपका टर्म ड्यूरेबिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है श्रिंकेज। अब इसमें भी श्रिंकेज होता है हार्डन कंक्रीट में, कि जब आपकी कंक्रीट जो है वो श्रंक हो गई या कोई केमिकल चेंजेस हो गए जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो वो श्रिंकेज आपका कहलाता है। हार्डन कंक्रीट में श्रिंकेज जो हो रहा है, श्रिंकेज इज द वॉल्यूम डिक्रीज ऑफ कंक्रीट कॉज्ड बाय ड्राइंग एंड केमिकल चेंजेस। या तो वाटर कंटेंट जो था वो ड्राई हो गया उसमें, या केमिकल चेंजेस हो गए जिसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, या अदर वर्ड में आप कह सकते हैं कि रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम फॉर सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट। यानी कि सेट होना और हार्डेंड हो जाना, उस हार्डेंड के लिए जो रिडक्शन हो रहा है वॉल्यूम में, वो आपकी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, श्रिंकेज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको देखने को मिलेगी हार्डन कंक्रीट में, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ 5000 रूट ऑफ एफसीके। एफसीके क्या होता है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है जो कि डिपेंड करती है कंक्रीट के ग्रेड पर। तो अगर आपकी कंक्रीट M25 है या M30 है, जैसे जैसे कंक्रीट का ग्रेड बढ़ेगा ऊपर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कंक्रीट की है वो डिपेंड करती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, डिपेंड करती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पर, डिपेंड्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यानी एफसीके ऑफ कंक्रीट, इंग्रेडिएंट्स एंड देयर मिक्स प्रोपोर्शंस। यानी कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं या उनके मिक्स प्रोपोर्शंस क्या हैं, उन पर भी डिपेंड करती है। क्लियर है। तो एफसीके की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलेगी। वाटर टाइटनेस। वाटर टाइटनेस का मतलब होता है कि जैसे कि आपकी कंक्रीट है, ठीक है, इसमें अगर आपने वाटर ऐड किया तो ये क्या इजीली फ्लो होती जाएगी वॉइड से, लेकिन अगर आपने इसकी परमेबिलिटी रिड्यूस कर दी, यानी इतनी कम कर दी कि इसमें जो वॉइड्स हैं वो
बहुत ज़्यादा आपने टाइट कर दिए, वाटर टाइट कर दिया, तो इसमें जब वाटर फ्लो होगा तो परमेबिलिटी रिड्यूस करती है, इजीली वाटर फ्लो नहीं हो पाएगा, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है वाटर टाइटनेस। तो अनदर प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट इज वाटर टाइटनेस, समटाइम्स इट्स कॉल्ड इम्परमेबिलिटी, इसको इम्परमेबिलिटी भी कहते हैं क्योंकि इसमें परमेबिलिटी है ही नहीं, रिड्यूस हो गई है। The water tightness of concrete is directly related to durability. जितनी ज़्यादा impermeability होगी, permeability नहीं होगी, यानी वाटर फ्लो नहीं कर पाएगा, तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रक्चर आपका क्या रहेगा, बहुत टाइम तक जो है वर्क कर सकता है, बहुत टाइम तक टिक सकता है। क्लियर है? क्योंकि अगर वाटर इसके अंदर चला गया तो नमी आ जाएगी, ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाएगी, तो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो द लेसर दी परमेबिलिटी द मोर दी ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, जितनी कम परमेबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा कंक्रीट में ड्यूरेबिलिटी आपको मिलेगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।